Hello everyone, welcome back to your accountancy videos. As we have done chapter journal, chapter 8 and chapter 9 ledger. After this I have given a brief introduction about goods and service tax to you. Now I would like to discuss practical back exercise questions having GST of journal. These questions are not given in journal chapter. These are given at separate pages. You will find them in your book. आप अपनी बुक में निकालोगे जहां पे जीएसटी के स्पेशली क्वेश्चंस गिवन है, उसमें आप बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन खोलोगे. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पेज नंबर 39 पे गिवन होगी. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजन ऑफ दिल्ली. फर्स्ट, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑफ दिल्ली एट अ लिस्ट प्राइस 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, allowed 5% कैश डिस्काउंट एंड ही पेड द अमाउंट इमीडिएटली. जब इमीडिएटली पे करते हैं तो कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल होता है. अगर सामने वाली पार्टी इमीडिएट पे करने में अनेबल है तो हम कैश डिस्काउंट मानते ही नहीं है. इस क्वेश्चन के अंदर नेम ऑफ द पार्टी गिवन है तो हम चाहे मानते कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, बट एंड में जब उन्होंने बोल दिया ही पेड द अमाउंट इमीडिएटली तो हमें कृष्णा का नाम कहीं पे भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इन द बुक्स ऑफ राजन दिल्ली. जर्नल वर्ड लिख के डेट पर्टिकुलर जर्नल लेजर फोलियो डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज. इस क्वेश्चन के अंदर लिस्ट प्राइस गिवन है. आपको मैंने पहले ही अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि एक सीक्वेंस हमेशा हम फॉलो करते हैं. कॉस्ट के अंदर ऐड करते हैं प्रॉफिट तो वो बनता है लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस में से सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाता है, उसके बाद उसके अंदर जीएसटीज ऐड किए जाते हैं. फाइनली जो अमाउंट आता है उस पे हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं और अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. अब यहाँ पे डायरेक्टली हमें लिस्ट प्राइस गिवन है तो आप 20,000 की वैल्यू पे पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे. 20,000 का 10% 2,000 हम माइनस कर देंगे. अब आपके लिए 18,000 की एक्चुअल परचेज है जो बुक्स में रिकॉर्ड होगी, बिकॉज यू नो ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आफ्टर दिस 18,000 की जो वर्थ है हम 18,000 के ऊपर 9% निकालेंगे, वो होगा सीजीएसटी. 9% निकालेंगे वो होगा एसजीएसटी. After addition of GSTs, the amount will be used for calculation of cash discount 5%, जो हमें actual अमाउंट रिसीव करवाएगा. जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर लिखा है सप्लाई गुड्स. पहले वाले में लिखा था सोल्ड गुड्स, नेक्स्ट वाले में लिखा है सप्लाइड गुड्स. लैंग्वेज डिफरेंट है बट है तो ये सेल ही. हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 टू मोहन ऑफ कोलकाता इशूड इनवॉइस एट 10% अबव कॉस्ट. इस लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जो ये कॉस्ट है 6,000, इसका इनवॉइस यानी कि लिस्ट प्राइस इज अबव 10% वर्थ. जो हमारी 10% कॉस्ट जो हमारी कॉस्ट है उसका 10% ज्यादा अगर हम करें तो वो इनवॉइस बनेगा. यानी कि 6,000 में पहले हमें 6,000 का 10% 600 ऐड करना पड़ेगा, तब वो बनेगा हमारा लिस्ट प्राइस या फिर इनवॉइस प्राइस. फिर जो लिस्ट प्राइस आता है पहले हम उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे जो आपकी एक्चुअल सेल्स बनेगी. फिर आईजीएसटी उस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है 18%. कैश डिस्काउंट तो यहाँ है नहीं तो हमारी सीधा एंट्री यहाँ पे क्या बन जाएगी? मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी. आपको पहले भी बताया था परचेज के टाइम पे, एक्सपेंस के टाइम पे, असेट के टाइम पे हम हमेशा इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी को यूज करते हैं. सेल्स हो, इनकम हो या कोई लायबिलिटीज हो, उनके टाइम पे हम आउटपुट जीएसटी को यूज करते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स वैल्यूड एट 2,500 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम स्टॉक एज सैंपल्स एज पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन. अगर एडवर्टाइजिंग के लिए हम गुड्स फ्री दे रहे हैं एज अ सैंपल, that is your advertisement expenses. After this, point number 4 says sold goods costing 1 lakh to Anil of Delhi at a profit of 20% on sales less 20%. मतलब 1 lakh is the cost price, उसके अंदर अगर हम 20% ऐड करें तो वो बनेगा हमारा लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस में हमें फर्दर 20% माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट, और आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसी पे ही लगता है सीजीएसटी एसजीएसटी, तो उस वैल्यू पे हमें कैलकुलेट करना है. लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द सोल्यूशन नाउ. फर्स्ट हमने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेल्स अगर आता है तो उसके साथ आउटपुट जीएसटी आएगा. इस क्वेश्चन के अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों अप्लाई करने हैं, और जैसे सेल्स क्रेडिट साइड पे आता है तो हम आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को भी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे. सबसे पहले हमारी वैल्यू थी गुड्स की 20,000, उसमें
10% हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, 20,000 का 10% दैट इज 2,000। फिर जो 18,000 है दैट इज योर एक्चुअल सेल, हमने सेल्स की वैल्यू यहाँ दिखाई। उसके बाद हमें उसके अंदर CGST SGST ऐड करना है। 1602 हमारे जीएसटीज थे। सीक्वेंस हमें याद होनी चाहिए, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, उसके बाद जीएसटीज ऐड होते हैं, फिर जो वैल्यू बनती है ऑन दैट वैल्यू ओनली कैश डिस्काउंट इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 5%। सो वी हैव कैलकुलेटेड 5% ऑफ 21,240 आ गया 1060। सेल्स के टाइम पे डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो ये हमारा डिस्काउंट अलाउड बीइंग एन एक्सपेंस डेबिट साइड पे आ गया और हमने लिख दिया। उसके बाद सेकेंड एंट्री हमारी सेल्स की थी जिसके अंदर हमें कॉस्ट गिवन थी। पहले कॉस्ट को किस में कन्वर्ट किया हमने, लिस्ट प्राइस में। कॉस्ट इज 6,000, 10% ऐड किया 600 तो ये बन गया लिस्ट प्राइस। हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर IGST 18% वॉज एप्लीकेबल, हमने वो लिखा। द सेल्स वॉज मेड टू मोहन, तो नेम ऑफ द पार्टी गिवन है, वी एज्यूम इट टू बी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। जैसे ऊपर वाली एंट्री में हमने आउटपुट CGST SGST दोनों लिखे थे, इसमें हमने लिखा आउटपुट IGST। ये सारे वर्किंग नोट जो हैं वो आपको नोट करने हैं साथ में। उसके बाद वाली एंट्री मैंने आपको समझाई है कि एडवर्टाइजमेंट हमारे एक्सपेंसेस माने जाते हैं इफ यू हैव गिवन गुड्स एज अ फ्री सैंपल। परचेज किए हुए गुड्स का लेवल कम हो गया, जब हमने इन गुड्स को परचेज किया था तो इनिशियली हमारा GST डेबिट हुआ था। व्हेन यू आर रिवर्सिंग द एंट्री तो परचेज के साथ साथ हमने उन GST को भी क्रेडिट कर दिया। आई हैव टॉट दिस एंट्री इन माई लास्ट वीडियो एज वेल। उसके बाद लास्ट में हमने 4th ट्रांजेक्शन के टाइम पे सेल किया। अनिल को कैश पे नहीं था, नेम ऑफ द पार्टी था, तो हम अनिल लिखेंगे। सबसे पहले कॉस्ट में हमने ऐड किया 20%, तो हमारे पास आ गया लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का 20% इज ट्रेड डिस्काउंट, तो हम 1,20,000 का 20% निकाल रहे हैं 24,000। उसके अंदर GSTs ऐड कर रहे हैं। इन दिस पार्ट कैश डिस्काउंट वाज नॉट देयर, तो ये आ गया टोटल अमाउंट जो हमें अनिल से लेना है। हमने लिखा अनिल डेबिट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो वैल्यू आती है वही लिखी जाती है सेल्स के सामने और GSTs के अमाउंट उसके सामने। After this, question number 2 you will do yourself. I'll check your notebook in my class, Zoom class. I'll see your notebook. Question number 3 says, generalize the following in the books of Amit Gurugram, Haryana. First point, goods of rupees 5,000 out of goods purchased within the state. Within the state होता तो दो GST लगते हैं, CGST SGST, were taken by him for personal use. Personal use के लिए तो ड्राइंग है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे GSTs नहीं गिवन, तो हम एक बार क्वेश्चन पूरा रीड करेंगे कि क्या GSTs एंड में गिवन है। नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे तो हमें CGST SGST का रेट 6% और IGST का 12% गिवन है, हमें वही लगाना पड़ेगा। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस की हमारी एंट्री होती है क्योंकि गुड्स हमने विड्रॉ किए। उसके साथ साथ हम इनपुट CGST SGST को भी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। 2,000 ड्यू फ्रॉम मोहन वर बेड डेट्स। अगर बेड डेट्स है तो हमें फ्यूचर में नहीं मिलेंगे, इट इज आर लॉस। लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड ऑलवेज, तो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे बेड डेट्स अकाउंट डेबिट। टू सोहन, मैं अपने डेटर सोहन का अमाउंट कम कर दूंगी क्योंकि मुझे पता है अब मुझे उनसे नहीं मिलने वाला। डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड ऑलवेज, तो हमने क्रेडिट साइड पे लिखना है सोहन। Goods of 6,000 were destroyed by fire and were not insured. These goods were purchased from outside the state. Goods of 6,000 were destroyed by fire, तो हम इसको क्या लिखेंगे, loss by fire account debit to purchases account. These were purchased from outside the state. It means आपको हिंट दिया हुआ है कि आपको purchases के साथ साथ इनपुट IGST को भी क्रेडिट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट एंट्री में हमने यही पढ़ा था कि गुड्स फॉर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ये टोटल अमाउंट बनता है। परचेजेस 5,000 क्योंकि गुड्स की वैल्यू इतनी थी और GST उसका 6% था। 5,000 का 6% 300 ऐड किया, टोटल 5,600। बेड डेट्स टू सोहन बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोहन वर बेड डेट्स। बेड डेट्स लॉस है, डेबिट कर दिया। सोहन डेटर थे, कम कर रहे हैं, उनको क्रेडिट कर दिया।
उसके बाद लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, 2 परचेजेस, 2 इनपुट IGST। हमारे परचेज का लेवल था 6000, 12% निकाला, 720 ऐड करके टोटल अमाउंट लिख दिया डेबिट साइड पे। आपको पता है डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल होता है। आफ्टर दिस फोर्थ पॉइंट सेज पेड 4000 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ब्रैकेट में लिख दिया GST इज नॉट लेवीड। जब हम अपने फिक्स्ड असेट के इंस्टॉलेशन के लिए एक्सपेंसेस पे करते हैं, दे आर टू बी कैपिटलाइज्ड, मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस ना लिख के अब हम मशीन की वैल्यू को डेबिट कर देंगे और हमने पे की है तो हमारा कैश जा रहा है। डिक्रीज इन कैश इज क्रेडिटेड, मशीन अकाउंट डेबिट या मशीन डेबिट टू कैश अकाउंट। आफ्टर दिस वी मेड सेल्स ऑफ ₹20,000 टू अर्जुन ऑफ दिल्ली। ट्रेड डिस्काउंट था 10% और कैश डिस्काउंट था 5%, बट हमें क्वेश्चन के अंदर बोल दिया ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल द डिस्काउंट, मतलब पूरे अमाउंट पे आपको डिस्काउंट लगाने की जरूरत है। पहले हमारे 20,000 की जो लिस्ट प्राइस थी उसके ऊपर ही लगता ट्रेड डिस्काउंट लगाया 10%, 20,000 का 10% इज 2,000, डिडक्ट किया तो बना 18,000 जो आपकी एक्चुअल में सेल है। उस 18,000 के ऊपर आपने GST कैलकुलेट करना है। GST हम कैलकुलेट करेंगे IGST बिकॉज दिस इज आउटसाइड द स्टेट। कैसे पता लगा? हम अर्जुन ऑफ दिल्ली को सेल कर रहे हैं बट बुक्स बना रहे हैं अमित गुरुग्राम की, हरियाणा की पार्टी है जिसकी हम बुक्स बना रहे हैं और वो दिल्ली में डील कर रहा है। मींस IGST आपको यहाँ पे खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको बताया नहीं है इनसाइड द स्टेट या आउटसाइड द स्टेट, आपने वो स्टेट पढ़ी और उसके हिसाब से आपको पता लगा कि आपको यहाँ IGST लगाना है। उसके बाद रिसीव्ड 2,000 फ्रॉम रमेश विच वर recorded as bad debt last year which were written off as bad debt। अगर हम कभी भी अपने पिछले सालों के डेटर से कुछ अमाउंट रिसीव करें दैट इज bad debts recovered। हम उस पार्टी का नाम कभी नहीं लिखते, तो हमें यहाँ रमेश का नाम नहीं लिखना, सीधा लिखना कैश अकाउंट डेबिट टू bad debts recovered अकाउंट। आफ्टर दिस गुड्स कॉस्टिंग 1,000 वर गिवन एज चैरिटी, चैरिटी को तो हम ऐसे ही लिखते हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट, और हमने परचेज किए हुए थे फॉर रीसेलिंग पर्पस एंड दीज वर परचेज फ्रॉम विद इन द स्टेट। आपको ये लाइन दे दी, मतलब आपको CGST SGST दोनों अप्लाई करने हैं। चैरिटी अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट एंड इनपुट CGST SGST क्रेडिट हमेशा इसके डेबिट के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड लास्ट पॉइंट हमें कह रहा है कि received 9750 from Ramesh in settlement of his account of 10,000। सेटलमेंट वर्ड आ गया, मतलब 10,000 के बदले में हमें सिर्फ 9750 अमाउंट रिसीव हो रहा है, बाकी हमने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया। तो 250, मैंने यहाँ पे 250 को बेड डेट्स क्यों नहीं माना? क्योंकि यहाँ कहीं वर्ड नहीं लिखा हुआ इंसॉल्वेंट। अगर वो लिख दें दैट रमेश बिकेम इंसॉल्वेंट एंड आउट ऑफ 10,000 ओनली 9750 वॉज रिसीव, तब हम मानेंगे कि 250 इज बेड डेट। बट उन्होंने बोला कि इन सेटलमेंट, तो बाकी का हमारे लिए क्या होगा? डिस्काउंट। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है उसके अंदर गिवन है पेड रेंट फॉर बिजनेस प्रीमिसेस इन एडवांस ₹4,000। हम पहले तो रेंट पे कर रहे हैं क्योंकि रेंट एक खर्चा है, हमने लिखा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कि हमारा 4,000 रुपए का बैलेंस कम हो गया कैश का, और रेंट क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो हमने लिखा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आफ्टर दिस हमें पता है क्योंकि ये हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, इस साल के एक्सपेंसेस नहीं है, तो जो एक्सपेंसेस बढ़ाए थे उनको हमने कम कर दिया और क्रेडिट साइड पे लिख दिया। और क्योंकि हमने खर्चा एडवांस में पे कर दिया तो हमारा क्या बनेगा? असेट। तो हमने प्रीपेड रेंट के नाम से असेट साइड पे कॉलम डेबिट कर दिया, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 4,000। आप इसकी एक कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, दैट इज प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप रेंट अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिखाओगे कि आपने एक असेट के लिए पेमेंट की, असेट आपका एक इंक्रीज हुआ दैट इज प्रीपेड रेंट, तो उसको डेबिट कर दिया, दूसरा असेट डिक्रीज हुआ दैट इज कैश, तो उसको क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री कंबाइंड एक बनानी है तो बनेगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंडिविजुअल करना चाहते हो क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है तो आप वो भी कर सकते हो। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपने खुद अपनी नोटबुक में ट्राई करना है, सिर्फ उसके अंदर 7 पॉइंट्स हैं एंड दीज आर वेरी इजी पॉइंट्स। आपको पहले मैं जर्नल में कवर करवा चुकी हूँ, सो यू कैन ट्राई दैट एट योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज अ लॉन्ग क्वेश्चन
It is having 16 points. I'll make you understand this question. First point says received an order from Karan and company for supply of goods rupees 50,000. सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पुनीत दिल्ली, वर्ड जर्नल, और जर्नल का फॉर्मेट बना देंगे. उसके बाद हमें बताया दैट वी रिसीव्ड एन ऑर्डर. क्या कहीं लिखा है द ऑर्डर वॉज हैविंग अ मॉनिटरी पेमेंट? नो. इसका मतलब है ओरली आपको फोन पे किसी ने बोला है कि मुझे ऑर्डर प्लेस करना है. Until and unless there is involvement of cash in the transaction, we won't consider it to be a monetary transaction और हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते. इसीलिए जो फर्स्ट पॉइंट है आप उसके लिए लिखोगे नो एंट्री. ऐसा नहीं है कि आपने स्किप कर देना है कि इसकी एंट्री नहीं बन रही तो स्किप कर दिया. आपको नो एंट्री वर्ड लिखने के मार्क्स मिलेंगे. आप फॉर्मेट बनाओगे, डेट वाले कॉलम में फर्स्ट नंबर लिखोगे, क्योंकि जब डेट नहीं गिवन होती तो हम सीक्वेंस नंबर लिखते हैं वहां पे, उसमें लिख दोगे नो एंट्री, दैट्स इट. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे गए. रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम AK एंड कंपनी फॉर गुड्स ऑफ 1 लाख along with a check of 25,000 as advance. The person AK and company or the organization has placed an order of 1 lakh, but payment of only 25,000 has been received. It means monetary transaction is of 25,000. We can record only 25,000. We can't record 1 lakh rupees. 25,000 we have received means cash account is debited. From whom we have received? From AK and company. तो AK and company को आप क्रेडिट करोगे, साथ में ब्रैकेट में लिख दोगे एडवांस, एंड दैट एडवांस इज योर लाइबिलिटी बिकॉज यू आर लाइबल टू प्रोवाइड सर्विसेज टू AK and company in future because they have given you cash. तो हम इसको लाइबिलिटी साइड पे, दैट इज क्रेडिट साइड पे शो करेंगे. After this, paid to staff rupees 40,000 against outstanding salary of 60,000. आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी? 60,000, जिसमें से आप पे कर रहे हो 40,000. पेमेंट कितने की हुई? 40 की. तो हम अपने बुक्स में उसी की दिखाएंगे एंट्री. दूसरा पॉइंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज योर लाइबिलिटी. व्हेन यू विल पे दैट लाइबिलिटी विल डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड ऑलवेज. तो आप डेबिट साइड पे लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्योंकि आप पे कर रहे हो आपका कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट. तो एंट्री बन जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सोल्ड गुड्स टू भारत कैथल ऑफ 10,000 प्लस IGST 12%, आउट ऑफ विच 1/5 वर रिटर्न बाय भारत बीइंग डिफेक्टिव. यह दो ट्रांजेक्शन हैं. पहले तो आप सेल कर रहे हो सोल्ड गुड्स टू भारत, आउट ऑफ विच 1/5 इज रिटर्न बाय भारत. तो पहले हम सेल्स की एंट्री दिखा देंगे, उसके बाद हम सेल्स रिटर्न की एंट्री दिखा देंगे. चेक ऑफ 20,000 इशूड बाय फिरोज वाज डिसऑनर्ड. जब हमने चेक रिसीव किया फिरोज से, हमने अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज कर दिया था कि हमारे पास पैसा आ गया. जब उसका चेक डिसऑनर हो जाएगा, हम अपना वही बैंक का बैलेंस जो इंक्रीज कर चुके थे उसको डिक्रीज कर देंगे, और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बैंक. डेबिट साइड पे क्या आएगा? फिरोज का नाम, क्योंकि हमें इससे अब अमाउंट लेना है फ्यूचर. फ्रॉम होम सो एवर वी नीड टू रिसीव अमाउंट इन फ्यूचर इज आर असेट, एंड असेट कम्स ऑन डेबिट साइड ऑलवेज. नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्ड 40 पैसा इन अ रूपी फ्रॉम फिरोज अगेंस्ट द अबव ड्यूज. अबव ड्यूज कितने थे? 20,000. उस 20,000 का सिर्फ 40% ही आप रिसीव कर रहे हो. हमने रिसीव किया 20,000 का 40%, 8,000, तो हम उसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू फिरोज. रिसीव्ड अ चेक ऑफ 25,000 फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स. इस लाइन का मतलब क्या है? बैंकिंग आवर्स के बाद अगर आपको कोई चेक रिसीव हो तो हम उसको ऑब्वियसली बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते और हमारा बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ेगा. इसीलिए हम उसको मानेंगे चेक इन हैंड. चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन. उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण ऑफ चंडीगढ़ एंड दीज वर सोल्ड टू अरुण ऑफ शिमला. इसकी एंट्रीज करेंगे. लेट्स प्रोसीड टुवर्ड सॉल्यूशन. फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिख दिया नो एंट्री, ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. इससे आपको याद रहेगा क्योंकि ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको नो एंट्री बता रहे हैं. सेकंड के केस में हमने एडवांस तो रिसीव किया था बाय चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू AK एंड कंपनी. ब्रैकेट में मैंने लिख दिया एडवांस और इसको लायबिलिटी साइड पे शो किया बिकॉज अभी रिसीव कर लिया बट फ्यूचर में आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे. कोई भी हमारी लायबिलिटी पे करते हैं, लायबिलिटी डेबिट होती है और कैश चला जाता है, कैश क्रेडिट हो गया. आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. उसके बाद भारत को हमने सेल्स की
10,000 वैल्यू, जिसमें हमारा जीएसटी भी लग रहा है 12%, तो 10,000 का 12% हमने कैलकुलेट किया 1200, टोटल अमाउंट हमने ड्यू कर दिया 11,200 फ्रॉम भारत। ये आपकी एंट्री है सेल करने की। आपको यहाँ पे मैं ए पॉइंट में सेल दिखा रही हूँ, बी पॉइंट में दिखाऊंगी सेल्स रिटर्न। बी पॉइंट पे हम सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा, और सेल्स के साथ हम आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट कर रहे थे तो यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी डेबिट किया। मैंने क्या किया, जो भी मेरी पहले वाली एंट्री थी उसका 1/5 है ना जो रिटर्न हुए, सारे अमाउंट्स का 1/5 करके आप रिवर्स करके लिख सकते हो, तब भी आपकी एंट्री बन जाएगी। सेल्स की जगह सेल्स रिटर्न वर्ड आ जाएगा। अब फिरोज ने चेक डिसऑनर किया तो फिरोज डेबिट टू बैंक अकाउंट। आउट ऑफ टोटल 20,000 ओनली 40% इज रिसीव्ड, मतलब 60% फिरोज से नहीं रिसीव हो रहा। हमने उसको नाम दे दिया बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, बिकॉज फिरोज बिकेम इंसॉल्वेंट, दैट इज वाई हिज चेक वॉज डिसऑनर्ड। तो हम बाकी दिखा देंगे बेड डेट्स। उसके बाद आफ्टर बैंकिंग आवर्स आपने चेक रिसीव किया मोहन से, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट सेज यू हैव सोल्ड गुड्स, यू हैव परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण, कितनी वैल्यू के 10,000 के, उसके ऊपर 12% आईजीएसटी लगेगा क्योंकि वरुण इज आउट ऑफ स्टेट। पूरा अमाउंट टोटल करके हमने क्रेडिट साइड पे दिखा दिया वरुण के, क्योंकि ये अमाउंट हमें वरुण को पे करना है। अब उन्हीं गुड्स को आप सेल कर रहे हो। 20,000 के आपने गुड्स उठाए, उनको सेल कर रहे हो 12% ऐड करके, तब आपका 22,400 आता है। ये अभी हमें कैसे पता लगा, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है दैट सोल्ड गुड्स टू अरुण ऑफ शिमला ऑफ 22,400 इंक्लूडिंग आईजीएसटी ऑफ 12%। मतलब इन्होंने हमें टोटल अमाउंट बता दिया 22,400 का है, जिसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है। जीएसटी का रेट कितना है 12%, मतलब 22,400 जो है वो 100% के अंदर 12% और मतलब 112% को रिप्रेजेंट करता है ये अमाउंट। तो 100% कितना होगा, 22,400 इज रिप्रेजेंटिंग 112%। सो हाउ मच विल बी द अमाउंट फॉर 100%, तो आ गया 20,000। तो 20,000 मेरी सेल्स का अमाउंट है, उसका 12% मैंने देखा तो 2,400 आया, दोनों को ऐड कर रही हूं तो यही बन रहा है 22,400। इस पॉइंट में उन्होंने आपको डायरेक्ट बताया था कि आप 10,000 का 12% निकाल के ऐड कर दो। इस पॉइंट में इनडायरेक्टली उन्होंने डायरेक्ट जो अमाउंट है जीएसटी का इंक्लूडिंग जीएसटी वर्ड आ जाए, तो ऐसे करके आप कैलकुलेशन देखोगे कि इफ दिस अमाउंट इज 112%, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 100%। तो 100% आ गया 20,000, 20,000 का 12% 2,400 ऐड किया तो वही वैल्यू आ गई 22,400। अब नेक्स्ट पॉइंट में भी हमें लिखा हुआ है दैट बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय अरुण 6720 इज इंक्लूडिंग जीएसटी। इंक्लूडिंग जीएसटी मतलब जीएसटी इसके अंदर है। हमारे 6720 में 12% इज इंक्लूडेड, तो 100% क्या होगा 6,000। ये हमारी सेल्स रिटर्न की वैल्यू हमें पता नहीं थी, हमें 6720 बताया टोटल अमाउंट जो हम अरुण के अकाउंट में डालेंगे सेल्स रिटर्न करते टाइम। तो हमने इससे कैलकुलेशन करके निकाला 6,000। 6,000 का अगर 12% निकालोगे आएगा 720, टोटल करके 6720 ही बनेगा। 10th पॉइंट कहता है परचेज्ड 10 टीवी सेट्स एट 20,000 पर सेट एंड पेड आईजीएसटी एट 12%। पहले तो हम परचेज कर रहे हैं टीवी सेट्स फ्रॉम पुनीत। इट सोल्ड all these sets at 25,000 per set plus CGST SGST at 6% each। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम पुनीत परचेज गुड्स, पुनीत कौन है यहाँ पे, सबसे पहले हमने ऊपर अकाउंट्स बनाते टाइम लिखा था ना इन द बुक्स ऑफ पुनीत, मतलब ही इज द प्रोप्राइटर। पुनीत ने पहले परचेज किए टीवी सेट्स, क्योंकि यहाँ पे नेम ऑफ द पार्टी नहीं गिवन तो हम यही मानेंगे दैट इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम पहले 20,000 पर सेट के हिसाब से 10 सेट परचेज कर रहे हैं, मतलब 2 लाख की वैल्यू होगी। 2 लाख का 12%
लगाया 24,000, टोटल करके लिख दिया 2,24,000। उनको जब सेल करेंगे तब हम 25,000 के हिसाब से उन सेट्स को सेल करेंगे। तो 2,50,000 की सेल हुई, सेल्स के साथ आता है आउटपुट जीएसटी, परचेज के साथ आता है इनपुट जीएसटी। इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे भी माने कि कैश ट्रांजेक्शन है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, क्रेडिट साइड पे हमने लिख दी 2,50,000 के ऊपर हम निकाल देंगे 6% फॉर सीजीएसटी, 6% फॉर एसजीएसटी। आफ्टर दिस पेड इंश्योरेंस ऑफ 11,200 and it is having CGST SGST included in it for 1 year। आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो कितना 11,200, उसके अंदर 6% CGST 6% SGST एडेड है, तो टोटल कितने परसेंट एडेड है 12%। तो 11200 रिप्रेजेंट्स 112%, तो 100% कितना होगा 10,000। हमने लिख दिया 10,000 का 6% 600, 10,000 का 6% 600, टोटल किया तो वही आ गया 11,200। After this, sold personal car for rupees 1 lakh and invested the amount in firm's बैंक। अगर हम कोई भी पर्सनल असेट बेच कर वो पैसा बिजनेस में डाल दे, दैट इज योर एडिशनल कैपिटल। तो हम क्या लिख रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू एडिशनल कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय सेलिंग पर्सनल कार। कोई भी पर्सनल चीज हो, हम अगर बिजनेस में वो पैसा डाल देंगे, बिजनेस में पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, क्योंकि ये एडिशनल कैपिटल है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है। कैपिटल इंक्रीज होती है हमेशा क्रेडिट साइड पे, तो हमने इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट में बताया हमें गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर। पहले तो उसकी एंट्री करेंगे। दीज वर परचेज्ड विद इन दिल्ली। विद इन दिल्ली हम परचेज कर रहे हैं, तो मतलब 2 जीएसटी लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट एंड सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट। परचेज जब होता है तो इनपुट वर्ड आता है, एंड परचेज के टाइम पे डेबिट होते हैं, ये वाले जीएसटीज भी डेबिट होते हैं, और रिवर्स कर दिया हमने उनके लॉस के टाइम पे। तो टोटल लॉस मेरा कितना बना 1,12,000 का, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया सिर्फ 75,000। तो आउट ऑफ 1,12,000 75,000 आई विल रिसीव इन फ्यूचर। अगर मुझे फ्यूचर में कहीं से भी पैसा रिसीव होगा तो मेरे लिए क्या होता है असेट। असेट्स आर डेबिटेड ऑलवेज, तो मैंने लिखा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट असेट साइड पे। बाकी का डिफरेंस क्या है, इफ आई डिडक्ट 1,12,000 फिगर टेकिंग माइनस 75,000, तो हमारे पास बचता है 37,000 का लॉस, जो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव नहीं हो रहा। आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ोगे, उसमें हम देखेंगे कि हम अपने जो भी लॉसेस हैं उनको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी आपको सिर्फ फॉर द टाइम बिंग ये देखना है कि वेन एवर देर इज अ लॉस विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज योर अल्टीमेट लॉस, एंड दैट लॉस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताया दैट परचेज मशीनरी फॉर 56,000 इंक्लूडिंग आईजीएसटी 6,000, पेड कार्टेज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस देयर ऑन। सबसे पहले 56,000 में 6,000 जीएसटी, उसको अलग कर लो, 6,000 जीएसटी अलग कर दिया। अब जब तक मशीन वर्केबल कंडीशन में नहीं आ जाती, हम वो एक्सपेंसेस मशीन की वैल्यू में ऐड करते हैं। मेरी मशीन की वैल्यू कितनी थी 56 में से 6 माइनस किया, यानी कि 50,000। उसमें कार्टेज ऐड किया 5,000, बन गया 55,000। उसमें 10,000 और ऐड किया इंस्टॉलेशन चार्जेस, बन गया 65,000। सारे एक्सपेंसेस को टोटल करो तो अल्टीमेटली कैश कितने का जा रहा है 71,000 का। तो हमने लिखा मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला इट इज इंक्लूडिंग आईजीएसटी। असेट्स हों, एक्सपेंसेस हों, तो आप हमेशा इनपुट जीएसटी का वर्ड लिखते हो, नाम डेबिट साइड पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड टू कपिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स लेस 10% प्लस जीएसटीज एंड रिसीव्ड चेक अंडर 2% कैश डिस्काउंट। इसकी पहले तो वर्किंग समझनी है हमें। 40,000 कॉस्ट थी,
उसके अंदर हमें बताया कि प्रॉफिट ऐड करना है 20%, 40,000 का 20% कितना होता है 8,000, ऐड किया बन गया लिस्ट प्राइस। हमेशा जो लिस्ट प्राइस होगा हम ट्रेड डिस्काउंट उसी पे एप्लीकेबल करेंगे। 48,000 में 10% माइनस किया, दैट इज 4800। 48,000 माइनस 4800 इज 43,200। इसके अंदर अगर हम जीएसटीज ऐड करें, सीजीएसटी, एसजीएसटी 6% के हिसाब से, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी हम कैश डिस्काउंट उसी पे एप्लीकेबल करेंगे। हमने 48,384 का 2% निकाला, दैट इज 968, माइनस किया, ये मेरा एक्चुअल अमाउंट है जो मुझे रिसीव हो रहा है बाय चेक फ्रॉम सेल्स। तो मैंने यही अमाउंट लिख दिया बैंक के सामने। जो मेरा कैश डिस्काउंट था वो लिखा डिस्काउंट अलाउड के सामने। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, हम उसको इग्नोर करेंगे। सेल्स के सामने कौन सी वैल्यू आती है, जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद बनेगी, हमने वो लिखी। जीएसटीज के जो अमाउंट थे वो लिखे जीएसटीज के सामने, और डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल इज इक्वल नाउ। Last point, purchased machinery from new machinery house for rupees 50,000 and paid it by bank draft from bank. Paid bank charges 500. Bank charge CGST, SGST at 6% each on bank charges. हमने देखा कि हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं और इसकी पेमेंट चेक से हो रही है, तो हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट लिखा। मशीनरी के अंदर सीजीएसटी, एसजीएसटी जो है वो साथ में जाएंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज एन असेट। उसके साथ हम इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी को डेबिट करेंगे और हमने लिख दिया टू बैंक अकाउंट। इसकी एक कंबाइंड एंट्री भी बन सकती थी जिसमें ये तीनों के साथ साथ बैंक चार्जेस भी हम डेबिट कर देते और इकट्ठा लिख देते टू बैंक अकाउंट 56,500। अब मैंने यहाँ पे आपको सेपरेट एंट्री बताई है क्योंकि ये जो है हमारा मशीनरी परचेज करने में अमाउंट स्पेंड हुआ है, बाकी जो है बैंक ने चार्जेस लिए थे हमसे, हम उसको भी बैंक से पे करते हैं। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो दैट बैंक चार्जेस वर पेड, आप कभी नहीं उसकी एंट्री कैश से करोगे क्योंकि बैंक आपसे कैश नहीं मांगता, बैंक आपके बैंक बैलेंस को डायरेक्टली डिडक्ट कर देता है। तो हमने यहाँ पे यही दिखाया, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग असेट्स, बीइंग बैंक चार्जेस पेड एंड बीइंग असेट परचेज। असेट का नाम था मशीनरी तो हमने लिख दिया बीइंग machinery purchase. That's it for today's video. We have done 3 questions of GST. 2 questions I have given, that is question number 2 and 4 in homework that you will solve yourself. With this we are done with all the entries of GST as well of journal. Now in preceding chapters, whenever I'll explain you things without GST, after finishing that I'll explain you things विद जीएसटी ऑल्सो। तो हम इसके बाद तो पहले अपना ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद आप दोबारा से आ जाओगे चैप्टर नंबर 10 दैट इज कैश बुक पे, दैट यू विल डू इन योर लाइव क्लास। थैंक यू सो मच, कंप्लीट योर वर्क एंड सेंड इट टू मी। थैंक यू।